कि जिस भारत में आज हम रहते हैं उसकी पहली ईंट कब और कहाँ रखी गई थी। हम अक्सर राजाओं और महाराजाओं की कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन आज हम समय के उस पर्दे को उठाने जा रहे हैं जिसके पीछे 9000 साल पुराना रहस्य छिपा है। इस पूरी सीरीज में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो आज से 9000 साल पहले की उन गुमनाम पहाड़ियों से शुरू होकर आज के आधुनिक भारत तक आता है। हम देखेंगे कि कैसे एक शिकारी इंसान ने पहली बार घर बनाना सीखा, कैसे चाणक्य ने अखंड भारत का सपना बुना, कैसे मुगलों और अंग्रेजों ने इस सोने की चिड़िया को लूटा और कैसे हमारे क्रांतिकारियों ने अपने खून से आजादी की इबारत लिखी। मेहरगढ़ की पहली झोपड़ी से लेकर चंद्रयान की चांद पर लैंडिंग तक और आज के विकसित भारत तक हम हर उस मोड़ को जिएंगे जिसने हमें भारतीय बनाया है। तैयार हो जाइए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विस्तृत ऐतिहासिक सफर के लिए। इस वीडियो में हम भारत का संपूर्ण इतिहास बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए अंत तक। कल्पना कीजिए आज से करीब 9000 साल पहले का वो समय जब इंसान गुफाओं से बाहर निकल रहा था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कच्ची मैदान के पास एक इलाका है जिसे मेहरगढ़ कहते हैं। यहाँ के लोग दुनिया के पहले इंजीनियर और किसान थे। गहराई से देखें तो मेहरगढ़ के लोग सिर्फ खाना बदोश नहीं थे, उन्होंने मिट्टी की ईंटों के ऐसे घर बनाए जिनमें अनाज रखने के लिए अलग से कमरे थे। उन्होंने जौ और गेहूं की खेती करना शुरू किया जो उस समय पूरी दुनिया के लिए एक अजूबा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है, खुदाई में मिले इंसानी जबड़ों से पता चला कि वे लोग पत्थर की बारीक ड्रिल से दांतों का इलाज करते थे। यानी 9000 साल पहले भारत की इस मिट्टी में डेंटिस्ट्री का जन्म हो चुका था। वे लोग कपास उगाना भी जानते थे, जिसका मतलब है कि कपड़े बुनने की कला की जड़ें भी यहीं से शुरू हुई। जैसे जैसे समय बीता, करीब 3500 ईसा पूर्व के आसपास मेहरगढ़ के ये लोग पहाड़ियों को छोड़कर उपजाऊ मैदानों की ओर बढ़ने लगे। वे सिंधु नदी के किनारे बसे और यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे व्यवस्थित और रहस्यमयी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। यह कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल साम्राज्य था। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग कबीलों में लड़ रहे थे, तब भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे महानगर खड़े हो चुके थे। इनके शहर आज के चंडीगढ़ या न्यूयॉर्क की तरह ग्रिड सिस्टम पर बने थे। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं। घरों की ईंटों का आकार पूरी सभ्यता में एक जैसा था, चाहे वो शहर हजारों किलोमीटर दूर ही क्यों न हो। ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस दौर में उनके पास ऐसा कौन सा पैमाना था जिससे वे इतनी सटीकता से निर्माण करते थे। उनकी जल निकासी व्यवस्था तो आज के महानगरों को भी शर्मिंदा कर दे। हर घर की नाली एक बड़ी ढकी हुई नाली से जुड़ती थी। सफाई का इतना ध्यान कि नालियों के बीच बीच में कचरा साफ करने के लिए मैनहोल बनाए गए थे। सिंधु घाटी के लोग सिर्फ किसान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी थे। उनके जहाज अरब सागर को पार करके मेसोपोटामिया आज का इराक तक जाते थे। खुदाई में मिली उनकी मोहरों पर यूनिकॉर्न और बैल जैसे जानवरों के चित्र हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य आज भी दबा हुआ है। उनकी लिपि उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है जिसे आज तक दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक नहीं पढ़ पाया। जिस दिन हम उस लिखावट को पढ़ लेंगे हमें पता चलेगा कि वे कौन थे, उनकी भाषा क्या थी और वे इतने बुद्धिमान कैसे थे। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ था। उसे बिटुमेन, एक प्रकार का प्राकृतिक कोलतार, से लेपा गया था ताकि पानी का रिसाव न हो। वे लोग शांति प्रिय थे क्योंकि खुदाई में महल या मंदिर के अवशेष कम और आम लोगों के रहने के सुंदर घर ज्यादा मिले। वे गहनों के शौकीन थे और तांबे व कांसे का इस्तेमाल बखूबी जानते थे। लेकिन फिर करीब 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये चमकती हुई सभ्यता अचानक फीकी पड़ने लगी। आलीशान शहर खंडहर बनने लगे। लोग शहरों को छोड़कर गांवों की ओर जाने लगे। क्या सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया था? क्या कोई भयानक सूखा पड़ा था या फिर किसी बाहरी आक्रमण ने इस महान सभ्यता को मिटा दिया? इतिहास का यह सबसे बड़ा सवाल आज भी अनुत्तरित है। इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया था, जिससे खेती के लिए पानी मिलना बंद हो गया। वहीं कुछ वैज्ञानिक भीषण सूखे या लगातार आने वाली बाढ़ को इसका जिम्मेदार मानते हैं। धीरे धीरे लोग इन शहरों को छोड़कर पूर्व की ओर यानी गंगा और यमुना के उपजाऊ मैदानों की तरफ बढ़ने लगे। सिंधु घाटी का अंत किसी युद्ध से नहीं बल्कि प्रकृति के बदलते मिजाज की वजह से हुआ था। जैसे ही सिंधु घाटी के शहर खामोश हुए, भारत की धरती पर एक नई गूंज सुनाई देने लगी। यह दौर था वैदिक काल का। सरस्वती और सिंधु नदियों के किनारे रचनाएं और मंत्र लिखे जाने लगे। यह वो समय था जब इंसान कबीलों में संगठित हो रहा था। इस काल की सबसे बड़ी क्रांति थी लोहे की खोज। लोहे के कुल्हाड़ों ने घने जंगलों को काटकर खेती के लायक जमीन तैयार की और लोहे के फाल ने हल को इतना मजबूत बना दिया कि पैदावार कई गुना बढ़ गई। इसी समृद्धि ने कबीलों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू कर दी। ऋग्वेद में भारत के लिखित इतिहास के सबसे पुराने और भीषण युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसे दशराज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध आज के पंजाब की रावी नदी के
के तट पर लड़ा गया था। एक तरफ थे भरत कबीले के राजा सुदास और दूसरी तरफ थे 10 शक्तिशाली कबीलों का महासंघ। जमीन और पानी के अधिकार के लिए हुई इस महाजंग में राजा सुदास ने अपनी बेजोड़ युद्ध नीति से उन 10 राजाओं की सम्मिलित सेना को धूल चटा दी। इसी जीत के बाद भरत कबीले का पूरे उत्तर भारत पर एक छित्र राज्य स्थापित हुआ और उन्हीं के गौरवशाली नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इस समय का समाज जन यानी कबीलों में बटा था, जो धीरे धीरे जनपदों का रूप ले रहे थे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इसी काल की देन है। लोग प्रकृति की शक्तियों जैसे इंद्र, वर्षा, अग्नि और वरुण जल की उपासना करते थे। शिक्षा का केंद्र गुरुकुल थे, जहाँ मौखिक रूप से ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाया जाता था। इसी दौर में खगोल विज्ञान और गणित की नींव और गहरी हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, कबीलों की सीमाएं बढ़ने लगी। छोटे छोटे जनपद अब विशाल महाजनपदों में तब्दील हो रहे थे। व्यापार फल फूल रहा था और सोने चांदी के सिक्कों का चलन शुरू हो चुका था। भारत एक बार फिर से एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर था। हजारों साल बीत चुके थे, कबीले अब खत्म हो रहे थे और उनकी जगह ले ली थी महाजनपदों ने। करीब 600 ईसा पूर्व तक आते आते उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में बंट चुका था, जिन्हें 16 महाजनपद कहा जाता था। इनमें मगध, कोसल, वत्स और अवंती सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन इन सब में सबसे ऊपर उभर कर आया मगध। गंगा और सोन नदियों के बीच बसा मगध अपनी उपजाऊ जमीन और लोहे की खदानों की वजह से इतना अमीर हो गया था कि उसके पास उस समय की दुनिया की सबसे विशाल सेना थी। इसी दौर में भारत की धरती पर 2 ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने तलवार के बजाय ज्ञान से दुनिया को जीता, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर। जब समाज जातिवाद और जटिल कर्म कांडों में उलझा हुआ था, तब सिद्धार्थ गौतम ने राजपाट छोड़कर सत्य की खोज की और बुद्ध कहलाए। उन्होंने अहिंसा और प्रेम का मार्ग दिखाया, जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया की सोच बदल दी। उसी समय महावीर जैन ने जियो और जीने दो का संदेश देकर लोगों को आत्म संयम की सीख दी। ये भारत के इतिहास का वह समय था जब हमारा दर्शन और अध्यात्म अपने चरम पर था, लेकिन जहाँ एक तरफ शांति की गूंज थी, वहीं दूसरी तरफ युद्ध के नगाड़े बजने वाले थे। पश्चिम में यूनान का राजा सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, पूरी दुनिया को जीतने का सपना लिए भारत की सरहदों तक पहुँच चुका था। साल 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने खैबर दर्रे को पार किया और सिंधु नदी के तट पर आ खड़ा हुआ। उसका सामना हुआ पंजाब के निडर राजा पोरस से। झेलम नदी के किनारे वह ऐतिहासिक युद्ध हुआ जिसे हाइडस्पेस का युद्ध कहा जाता है। एक तरफ सिकंदर की विश्व विजेता यूनानी सेना थी और दूसरी तरफ राजा पोरस के विशाल हाथी। युद्ध इतना खूंखार था कि सिकंदर की सेना ने पहली बार ऐसा प्रतिरोध देखा था। हालांकि पोरस युद्ध हार गए, लेकिन उनकी बहादुरी देखकर सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस का राज्य उन्हें वापस लौटा दिया और उनसे दोस्ती कर ली। लेकिन सिकंदर की जीत का सफर यही थम गया। उसकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। इतिहासकार कहते हैं कि सिकंदर के सैनिक थक चुके थे, लेकिन इसका एक बड़ा कारण मगध की विशाल सेना का खौफ भी था। उन्हें पता था कि आगे मगध का राजा धनानंद खड़ा है, जिसके पास हजारों हाथी और लाखों सैनिक हैं। विश्व विजेता सिकंदर को भारत की सरहदों से वापस लौटना पड़ा और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सिकंदर तो चला गया, लेकिन वह भारत को एक बड़े संकट में छोड़ गया। उत्तर पश्चिम भारत छोटे छोटे हिस्सों में टूट चुका था और मगध पर धनानंद जैसा एक अहंकारी और लालची राजा राज कर रहा था, जो अपनी प्रजा का खून चूस रहा था। जनता त्राही त्राही कर रही थी और विदेशी आक्रमण का खतरा अभी टला नहीं था। तभी तक्षशिला विश्वविद्यालय के खंडहरों और गलियों से एक साधारण दिखने वाला ब्राह्मण निकला। उसके हृदय में मगध के अपमान की आग थी और आंखों में अखंड भारत का सपना। उसने एक साधारण से बालक को चुनकर उसे शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देनी शुरू की, जिन्होंने भारत का भूगोल बदल दिया। वो था आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, तक्षशिला के एक महान विद्वान थे। जब धनानंद ने उनका अपमान किया तो उन्होंने अपनी शिखा खोलकर कसम खाई थी कि जब तक वे इस क्रूर साम्राज्य को जड़ से नहीं मिटा देंगे, तब तक अपनी छोटी नहीं बांधेंगे। उन्होंने एक प्रतिभाशाली बालक चंद्रगुप्त को तैयार किया। चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त के साहस ने मिलकर पहले छोटे छोटे राज्यों को जीता और फिर मगध पर हमला कर धनानंद का अंत कर दिया। इसी के साथ भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर अपने राजा के अधूरे सपने को पूरा करने भारत आया। सिंधु नदी के किनारे चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त की सेना ने यूनानियों को ऐसी करारी शिकस्त दी कि सेल्यूकस को संधि करनी पड़ी। उसने न केवल काबुल, कंधार और हेरात के इलाके भारत को सौंप दिए, बल्कि अपनी बेटी हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया। यह पहली बार था जब भारत की सीमाएं ईरान तक पहुंच गई थीं। चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठा। उसने साम्राज्य को दक्षिण भारत की ओर फैलाया। बिंदुसार के समय में ही विदेशी राजदूत जैसे डायमेकस भारत आए,
जिससे पता चलता है कि उस समय भारत के संबंध मिस्र और यूनान जैसे देशों से कितने मजबूत थे। बिंदुसार के बाद इतिहास का सबसे प्रभावशाली राजा गद्दी पर बैठा, सम्राट अशोक। अशोक ने अपने शासन के शुरुआती वर्षों में साम्राज्य का खूब विस्तार किया, लेकिन 261 ईसा पूर्व में हुआ कलिंग का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। आज के ओडिशा में हुए इस युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। जब अशोक ने युद्ध के मैदान में खून की नदियां और मासूमों की लाशें देखी तो उनका हृदय कांप उठा। एक विजेता राजा ने वहीं अपनी तलवार फेंक दी और कसम खाई कि वह अब युद्ध घोष नहीं बल्कि धम्म घोष करेगा। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और दुनिया को अहिंसा, करुणा और प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने पूरे भारत में शिलालेख और स्तंभ लगवाए, जिनमें से एक सारनाथ का सिंह स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक के काल में ही भारत का झंडा श्रीलंका, म्यांमार और मध्य एशिया तक लहराया, लेकिन तलवार के दम पर नहीं बल्कि ज्ञान के दम पर। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी कमजोर निकले। धीरे धीरे दूर दराज के प्रांत आजाद होने लगे। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। इसी के साथ भारत के पहले सबसे बड़े साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य ने भारत को एक प्रशासन, एक मुद्रा और एक पहचान दी थी। मौर्य साम्राज्य के ढहते ही भारत एक बार फिर कई छोटे राज्यों में बंट गया। उत्तर में शुंग और कण्व वंश आए तो दक्षिण में सातवाहनों का उदय हुआ। लेकिन इस दौर की सबसे बड़ी हलचल भारत की उत्तर पश्चिमी सरहदों पर हो रही थी, जहां से विदेशी ताकतें भारत की धन दौलत देखकर खींची चली आ रही थी। जब उत्तर में युद्ध चल रहे थे तब दक्षिण और मध्य भारत में सातवाहन राजाओं का बोलबाला था। इन्हें दक्षिणापट के स्वामी कहा जाता था। इन्होंने ही अजंता और एलोरा की शुरुआती गुफाओं का निर्माण करवाया। सातवाहन पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम लगाना शुरू किया, जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी, जो उस समय के समाज में महिलाओं के ऊंचे स्थान को दर्शाता है। इस द्वार का सबसे शक्तिशाली मोड़ तब आया जब मध्य एशिया से यूची कबीले के लोग भारत आए, जिन्हें कुषाण कहा गया। इस वंश का सबसे महान सम्राट था कनिष्क। 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ और यहीं से शक संवत की शुरुआत हुई, जो आज भी भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। कनिष्क का साम्राज्य काबुल से लेकर मथुरा और पाटलिपुत्र तक फैला था, लेकिन कनिष्क की सबसे बड़ी ताकत युद्ध नहीं बल्कि व्यापार था। उसने दुनिया के मशहूर सिल्क रोड पर कब्जा कर लिया, जो चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ता था। चीन से जो भी रेशम यूरोप जाता उस पर कनिष्क टैक्स वसूलता था। इसी वजह से भारत में सोने की ऐसी बाढ़ आई कि कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में बंट गया, हीनयान और महायान। कनिष्क ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति बुलाई। इसी दौर में गांधार कला और मथुरा कला का जन्म हुआ, जहां पहली बार भगवान बुद्ध को इंसानी रूप में मूर्तियों में उकेरा गया। इससे पहले बुद्ध को केवल प्रतीकों जैसे चरणों या वृक्ष से दिखाया जाता था। कनिष्क के दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान थे, चरक, जिन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। उन्होंने चरक संहिता यही लिखी। अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की। भारत इस समय न केवल आर्थिक रूप से अमीर था बल्कि ज्ञान के मामले में भी दुनिया का गुरु बन रहा था। कनिष्क के उत्तराधिकारी धीरे धीरे कमजोर होने लगे और कुषाण साम्राज्य बिखरने लगा। उधर ईरान में ससानियों का जोर बढ़ा और भारत के भीतर नाग और वाकाटक जैसे स्थानीय राजा फिर से स्वतंत्र होने लगे। भारत एक बार फिर खंडित हो रहा था, लेकिन यह शांति किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। मगध की धरती पर एक नया वंश जन्म लेने वाला था, जो भारत को उसकी खोई हुई एकता वापस दिलाएगा और इतिहास के पन्नों में एक ऐसा दौर लिखेगा जिसे दुनिया भारत का स्वर्ण युग कहेगी। कुषाणों के पतन के बाद भारत करीब 100 सालों तक छोटे छोटे राज्यों में बंटा रहा, लेकिन चौथी शताब्दी की शुरुआत में मगध की उसी ऐतिहासिक धरती पर गुप्त वंश का उदय हुआ। यह सिर्फ एक साम्राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत के पुनर्जन्म की कहानी है। इस वंश के पहले बड़े राजा हुए चंद्रगुप्त प्रथम। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाई और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उन्होंने ही गुप्त संवत की शुरुआत की, लेकिन गुप्त वंश को असली पहचान दिलाई उनके बेटे ने, जिसे दुनिया भारत का नेपोलियन कहती है। समुद्रगुप्त केवल एक राजा नहीं बल्कि एक अजेय सेनापति था। इतिहासकार बताते हैं कि उसने उत्तर भारत के 9 राजाओं को जड़ से उखाड़ फेंका और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराकर उन्हें अपना करदाता बनाया। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह केवल युद्ध नहीं करता था बल्कि संगीत और कला का भी प्रेमी था। समुद्रगुप्त के बाद उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठे, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। उन्होंने शकों को हराकर पश्चिम भारत को आजाद कराया। विक्रमादित्य का दरबार नवरत्नों से सजा था। इसी समय महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी महान रचनाएं लिखी। वराह मिहिर ने खगोल विज्ञान के रहस्य सुलझाए और इसी दौर में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दुनिया को बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है।
उन्होंने शून्य का सिद्धांत दिया, जिसके बिना आज का विज्ञान और कंप्यूटर नामुमकिन होता। विक्रमादित्य के समय की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत आज भी दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में खड़ा है। वह है लौह स्तंभ। 1600 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। धूप, बारिश और सर्दी झेलने के बाद भी इस लोहे के खंभे में आज तक जंग नहीं लगा है। आज की मॉडर्न साइंस भी हैरान है कि उस दौर के भारतीयों ने लोहे को शुद्ध करने की कौन सी तकनीक खोजी थी। विक्रमादित्य के बेटे कुमारगुप्त के शासनकाल में भारत शिक्षा का वैश्विक केंद्र बना। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे और 2,000 शिक्षक थे। यहाँ की लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि जब सालों बाद उसे जलाया गया तो वह 3 महीने तक जलती रही थी। कोरिया, चीन और तिब्बत से लोग यहाँ ज्ञान लेने आते थे। स्कंदगुप्त के बाद के राजा कमजोर निकले। बार बार होने वाले हुनों के आक्रमणों ने सरकारी खजाना खाली कर दिया और सामंतों ने बगावत शुरू कर दी। करीब 550 ईस्वी तक आते आते यह महान साम्राज्य बिखर गया। गुप्त काल ने हमें मंदिर बनाने की कला, अजंता की शानदार चित्रकारी और विज्ञान के वो सूत्र दिए जो आज भी अटल हैं। लेकिन गुप्तों के जाने के बाद उत्तर भारत में फिर से अंधेरा छाने लगा था। गुप्त वंश के ढाने के बाद उत्तर भारत में चारों तरफ लूटमार और छोटे छोटे राजाओं की आपसी लड़ाई छिड़ गई थी। ऐसे अंधेरे वक्त में उदय हुआ सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। उस समय कन्नौज उतना ही मशहूर था जितना आज का न्यूयॉर्क या पेरिस। लेकिन हर्ष की सबसे बड़ी पहचान थी उनकी दानवीरता। हर 5 साल में वे प्रयाग में महामोक्ष परिषद करते थे, जहाँ वे अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपने गहने और कपड़े तक दान कर देते थे और अपनी बहन से मांग कर पुराने कपड़े पहनते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग इसी समय भारत आया था और उसने जो लिखा उससे हमें उस दौर के आम भारतीयों के बारे में पता चलता है। उस समय के लोग बहुत शाकाहारी थे। प्याज और लहसुन बहुत कम लोग खाते थे। लोग शुद्ध सूती और रेशमी कपड़े पहनते थे। घरों को गोबर और मिट्टी से लीपा जाता था, लेकिन उनमें फूलों की सजावट और नक्काशी बहुत सुंदर होती थी। ह्वेनसांग लिखता है कि भारत के लोग अपनी जुबान के बहुत पक्के थे। घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे और धोखेबाजी को सबसे बड़ा पाप माना जाता था। सड़कों के किनारे यात्रियों के लिए विश्राम गृह बने थे, जहाँ मुफ्त खाना और बिस्तर मिलता था। बाजारों में मसालों, चंदन, कस्तूरी और मलमल के कपड़ों की भारी मांग थी। भारत का मलमल इतना बारीक होता था कि पूरा थान एक अंगूठी के बीच से निकल जाता था। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय अपने शिखर पर था। यह सिर्फ किताबी ज्ञान का केंद्र नहीं था। यहाँ न्याय शास्त्र, खगोल विज्ञान और चिकित्सा की पढ़ाई होती थी। विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए द्वारपाल कठिन परीक्षा लेता था। अगर आप द्वारपाल के सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो आप अंदर दाखिला नहीं ले सकते थे। सोचिए, जहाँ के चपरासी और दरबान इतने विद्वान थे, वहाँ के शिक्षक कैसे होंगे। हर्षवर्धन पूरे उत्तर भारत को जीत चुके थे, लेकिन जब उन्होंने दक्षिण की ओर कदम बढ़ाया तो नर्मदा नदी के तट पर उनका सामना हुआ चालुक्य वंश के महान राजा पुलकेशिन द्वितीय से। यह उस सदी का सबसे बड़ा युद्ध था। पुलकेशिन ने उत्तर की इस महाशक्ति को रोक दिया और हर्षवर्धन को संधि करनी पड़ी। इसके बाद नर्मदा नदी उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा बन गई। इस दौर में हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म भी फल फूल रहा था। प्रयाग और कन्नौज में बड़े धार्मिक सम्मेलन होते थे, जहाँ हजारों विद्वान घंटों बहस करते थे। यह वह दौर था जब भारत हथियारों से ज्यादा अपनी सोच और ज्ञान के दम पर दुनिया का नेतृत्व कर रहा था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उनका कोई वारिस नहीं था, जिसके कारण उत्तर भारत में फिर से अराजकता फैल गई। हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत का सिंहासन खाली था और उस समय कन्नौज पर राज करने का मतलब था पूरे भारत का राजा होना। इसी कन्नौज को पाने के लिए भारत के 3 कोनों से 3 विशाल फौजें आपस में भिड़ गईं। इसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। पाल वंश, बंगाल के राजा जो कला और बौद्ध धर्म के प्रेमी थे। प्रतिहार वंश, राजस्थान के शूरवीर जो अपनी तलवार और ढाल के लिए जाने जाते थे। राष्ट्रकूट वंश, दक्कन के जांबाज जिन्होंने एलोरा का कैलाश मंदिर पहाड़ काट कर बनाया था। ये तीनों शक्तियां करीब 200 साल तक आपस में लड़ती रही। कभी पाल जीतते तो कभी राष्ट्रकूट उत्तर आकर सबको हरा देते, लेकिन इस आपसी लड़ाई का फायदा बाहरी हमलावरों को मिलने वाला था। 712 ईस्वी में इतिहास का यह वो मोड़ है जिसे भूलना मुश्किल है। अरब के खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। सिंध के राजा दाहिर ने बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन गद्दारी और संसाधनों की कमी के कारण वे हार गए। यह पहली बार था जब भारत की जमीन पर विदेशी आक्रमणकारियों ने कदम जमाए। मंदिरों को तोड़ा गया और भारी लूटपाट हुई, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जब विदेशी हमलावर सिंध से आगे बढ़कर मेवाड़ और राजस्थान की ओर बढ़े, तब उनका सामना हुआ एक ऐसे महामानव से जिसे इतिहास बप्पा रावल के नाम से जानता है। बप्पा रावल ने न केवल अरबों को राजस्थान से खदेड़ा, बल्कि उन्हें सिंध से बाहर निकालते हुए आज के अफगानिस्तान और
ईरान की सीमा तक पीछा किया। कहते हैं कि बप्पा रावल का डर ऐसा था कि कई दशकों तक किसी ने भारत की सरहद पार करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने ही चित्तौड़गढ़ के किले की नींव मजबूत की थी। इस दौर में भारत का समाज बहुत बदल रहा था। गुप्त काल के मुकाबले अब जातियाँ और उपजातियाँ ज्यादा गहरी होने लगी थी। दक्षिण भारत से नयनार और अलवार संतों ने भक्ति की लहर शुरू की, जो धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने वाली थी। वास्तुकला का चमत्कारिसी समय राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया। ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसे ऊपर से नीचे की तरफ एक ही चट्टान काट कर बनाया गया है। आज के इंजीनियर भी नहीं समझ पाते कि बिना मशीनों के 2 लाख टन पत्थर इतनी सटीकता से कैसे हटाया गया। भारत उस समय एक ऐसे सुंदर बगीचे की तरह था जिसकी खुशबू पूरी दुनिया में फैली थी। लोग खुश थे, मंदिर सोने से सजे थे और घरों में शांति थी। लेकिन हमारी इसी अति दयालुता और अति विश्वास ने हमें कमजोर कर दिया। हम युद्ध को भी धर्म मानते थे। हम निहत्थे पर वार नहीं करते थे, भागते हुए को मारते नहीं थे और सूर्यास्त के बाद तलवार म्यान में डाल लेते थे। लेकिन सरहद पार से जो आ रहा था उसके लिए युद्ध सिर्फ तबाही और लूट का जरिया था। गजनी के पहाड़ों से निकला महमूद गजनी, वह कोई राजा बनने नहीं आया था, वह भारत के गौरव को पैरों तले कुचलने आया था। साल 1000 से 1027 के बीच उसने 17 बार भारत पर हमला किया। सोचिए उस माँ पर क्या गुजरी होगी जिसका बेटा सरहद पर लड़ते हुए शहीद हो गया। इतिहास का सबसे दुखद पन्ना तब लिखा गया जब महमूद ने गुजरात के पावन सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं था, वह करोड़ों भारतीयों की आस्था का केंद्र था। जब गजनी की फौज मंदिर के द्वार पर पहुंची तो हजारों निहत्थे पुजारी और भक्त मंदिर के गर्भगृह में शरण लेकर भगवान से रक्षा की गुहार लगा रहे थे। उन्हें लगा कि शायद उनकी भक्ति हमलावर का दिल पिघला देगी, लेकिन उस जालिम के दिल में रहम नहीं था। उसने हजारों निर्दोषों का कत्लेआम किया। मंदिर के उस पवित्र शिवलिंग को खंडित कर दिया गया जिसे लोग अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। वह मंदिर की दीवारों से जड़े हीरे जवाहरात उखाड़ ले गया और उस सोने के दरवाजे को ले गया जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाती थी। यहाँ दिल टूट जाता है ये सोचकर कि हमारे राजा आपस में लड़ने में इतने मशगूल थे कि जब पड़ोसी का घर जल रहा था तो दूसरे राजा को लगा कि वह सुरक्षित है। हमारी सबसे बड़ी हार हथियारों से नहीं बल्कि एकता की कमी से हुई। गजनी भारत से सिर्फ सोना नहीं ले गया, वह हमारे स्वाभिमान को जख्मी कर गया। वह हजारों भारतीयों को गुलाम बनाकर भेड़ बकरियों की तरह रस्सी से बांधकर ठंडे रेगिस्तानों में ले गया। रास्ते में प्यास और ठंड से तड़पते उन भारतीयों की चीखें आज भी इतिहास की हवाओं में सुनाई देती हैं। गांव के गांव उजाड़ दिए गए। जहां कभी वेदों के मंत्र गूंजते थे वहां अब मातम का सन्नाटा था। लोग डर के साए में जीने लगे। जो कलाकार सुंदर मूर्तियां बनाते थे उनके हाथ कांपने लगे। भारत जो दुनिया को ज्ञान बांटता था अब अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन भारत की मिट्टी इतनी कमजोर नहीं थी कि खत्म हो जाए। इसी तबाही के बीच कुछ ऐसे नायक भी उठे जिन्होंने कसम खाई कि वे इन हमलावरों को चैन की नींद नहीं सोने देंगे। मालवा के राजा भोज और श्रावस्ती के राजा सुहेल देव ने बिखरती हुई ताकतों को फिर से जोड़ा। साल 1033 में बहराइच के युद्ध में राजा सुहेल देव ने गजनी की एक विशाल सेना का ऐसा अंत किया कि अगले 150 सालों तक किसी विदेशी की हिम्मत नहीं हुई कि वह भारत की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। भारत एक बार फिर सुख और वैभव की गोद में सो रहा था। दिल्ली और अजमेर की गद्दी पर बैठा था एक ऐसा योद्धा जिसकी वीरता के किस्से हवाओं में तैरते थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान। कहते हैं कि पृथ्वीराज इतने कुशल थे कि वे आवाज सुनकर तीर चला सकते थे जिसे शब्द भेदी बाण कहा जाता है। लेकिन इसी समय पश्चिम से एक और अंधेरा बरहा चला आ रहा था। मोहम्मद घोरी। वह गजनी जैसा सिर्फ लुटेरा नहीं था, वह भारत को गुलाम बनाने का सपना लेकर आया था। 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में घोड़ी और पृथ्वीराज की सेनाएं टकराईं। राजपूतों के शौर्य के आगे घोड़ी की सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पृथ्वीराज के भाई गोविंद राय ने अपने भाले से गौरी को ऐसा जख्म दिया कि वह मरते मरते बचा। गौरी को बंदी बना लिया गया। यहाँ भारत की अति दयालुता सामने आई। गौरी ने अपनी जान की भीख मांगी और पृथ्वीराज ने एक सच्चे क्षत्रिय की तरह उसे माफ कर दिया। उनके मंत्रियों ने समझाया कि महाराज इस सांप को छोड़ना खतरनाक होगा, लेकिन पृथ्वीराज ने कहा शरण में आए शत्रु को मारना हमारे संस्कार नहीं है। यही वो एक फैसला था जिसने भारत को सदियों का दर्द दे दिया। गौरी वापस जाकर एक एक दिन का बदला लेने की तैयारी करने लगा। उधर भारत के भीतर एक और कहानी चल रही थी। कन्नौज के राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच गहरी दुश्मनी हो गई थी। जब जयचंद की बेटी संयोगिता ने पृथ्वीराज को अपना पति चुना तो जयचंद का अहंकार टूट गया। अपनी ही मिट्टी के एक राजा ने विदेशी हमलावर को न्योता भेज दिया, तुम हमला करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये वो घाव था जो अपनों ने अपनों को दिया था। 1192 ईस्वी में गौरी वापस आया,
लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ जयचंद की गद्दारी और छल था। उसने संधि का नाटक किया और रात के अंधेरे में जब राजपूत सेना सो रही थी, हमला कर दिया। राजपूतों ने कभी अंधेरे में युद्ध नहीं किया था, यह उनके उसूलों के खिलाफ था। छल के इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। वो मंजर रूह कपा देने वाला था। गौरी पृथ्वीराज को अपनी बेड़ियों में जकड़कर गजनी ले गया। वहाँ उस महान सम्राट पर ऐसे जुल्म किए गए जिन्हें सुनकर आज भी आंखें भर आती हैं। सम्राट की आंखों में गर्म सलाखें डाल दी गईं ताकि उनकी वो निडर चमक खत्म हो जाए। अंधे सम्राट, लहूलुहान शरीर, लेकिन फिर भी उनका मस्तक झुका नहीं था। इतिहास का सबसे भावुक पल तब आया जब पृथ्वीराज के मित्र और कवि चंद्रबरदाई गजनी पहुँचे। उन्होंने गौरी को सम्राट की एक आखिरी कला देखने के लिए राजी किया। अंधे पृथ्वीराज के हाथ में धनुष दिया गया। चंद्रबरदाई ने एक दोहा पढ़ा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। जैसे ही गौरी ने शाबाश बोला, उसकी आवाज की दिशा पकड़कर पृथ्वीराज ने वो बाण छोड़ा जिसने गौरी के सीने को चीर दिया। एक अंधे सम्राट ने अपने और अपनी मातृभूमि के अपमान का बदला ले लिया। इसके तुरंत बाद दुश्मन के हाथों मरने के बजाय दोनों मित्रों ने एक दूसरे को खंजर मारकर अपनी लीला समाप्त कर ली। पृथ्वीराज के जाते ही दिल्ली के द्वार विदेशी शासकों के लिए खुल गए। दिल्ली की गलियों में सन्नाटा छा गया। वो मंदिर जहाँ सुबह शाम शंख बजते थे, अब वहाँ खौफ का साया था। हजारों वीरांगनाओं ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर करना शुरू कर दिया। भारत की वो आजाद हवा अब गुलामी की जंजीरों में जकड़ी जाने वाली थी। तराइन के उस दूसरे युद्ध ने साबित कर दिया कि जब जब भारत अपनों की गद्दारी से हारा है, तब तब पूरी सभ्यता को उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। अब शुरू होने वाला था दिल्ली सल्तनत का वो दौर, जहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक और अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक भारत की संस्कृति को अपनी तलवार से परखने वाले थे। पृथ्वीराज चौहान के पतन के बाद विदेशी हमलावरों का हौसला 7वें आसमान पर था। मोहम्मद गौरी तो वापस चला गया, लेकिन उसने अपने पीछे छोड़ दिया एक ऐसा खूंखार सेनापति जिसे इतिहास बख्तियार खिलजी के नाम से जानता है। यह आदमी जीत का भूखा नहीं था, ये भारत की संस्कृति और ज्ञान को जड़ से मिटाने का भूखा था। 1193 ईस्वी में बिहार की धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा था, नालंदा, जहाँ 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। नालंदा कोई साधारण जगह नहीं थी, वह भारत का दिमाग थी। लेकिन खिलजी को लगा कि यह कोई किला है। जब उसे पता चला कि यहाँ तो निहत्थे भिक्षु और किताबें हैं, तो उसका गुस्सा और बढ़ ही गया। कहा जाता है कि खिलजी बीमार पड़ा था और किसी हकीम से ठीक नहीं हो रहा था। जब नालंदा के आयुर्वेद आचार्य राहुल श्रीभद्र ने उसे ठीक कर दिया, तो उसे एहसास हुआ कि भारतीयों का ज्ञान उसके धर्म और उसकी सोच से कहीं आगे है। इसी जलन और नफरत में उसने नालंदा को जलाने का आदेश दे दिया। नालंदा की लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, उसमें इतनी किताबें थीं कि जब उसे आग लगाई गई तो वह 3 महीने तक जलती रही। सोचिए, हमारे पूर्वजों की हजारों साल की रिसर्च, विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र और आयुर्वेद के वो रहस्य जिन्हें आज की मॉडर्न साइंस भी नहीं ढूंढ पाई, वे सब उन 3 महीनों में धुआं बनकर उड़ गए। उन किताबों के साथ साथ हजारों बेकसूर बौद्ध भिक्षुओं को जिंदा जला दिया गया। वह आग सिर्फ नालंदा में नहीं लगी थी, वह भारत की आने वाली नस्लों के भविष्य में लगी थी। बिहार को रौंदने के बाद खिलजी बंगाल की ओर बढ़ा। वहाँ के राजा थे लक्ष्मण सेन। खिलजी ने सिर्फ 18 घुड़सवारों के साथ एक व्यापारी के भेष में महल में घुसकर हमला किया। राजा लक्ष्मण सेन को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। बंगाल की वो धरती जो कला और संस्कृति का गाढ़ा थी, अब घोड़ों की टापों और चीखों से गूंज रही थी। उस समय के आम भारतीयों की हालत की कल्पना कीजिए। कल तक जहाँ शांति से व्यापार और पढ़ाई होती थी, आज वहाँ सिर्फ खौफ था। हजारों लोगों को धर्म बदलने पर मजबूर किया गया। जो नहीं माने उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। हमारी सड़कों पर अब भारतीय राजाओं के बजाय विदेशी सेनाओं का पहरा था। भारत के लोग अपनी ही जमीन पर पराया महसूस करने लगे थे। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यहीं से शुरू हुआ गुलाम वंश। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को बनाने के लिए 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा गया। मंदिरों के उन नक्काशीदार खंभों को देखकर आज भी पत्थर रोते महसूस होते हैं कि कैसे एक महान कला को नफरत की भेंट चढ़ा दिया गया। हम टूट चुके थे, हमारे मंदिर खंडित थे और हमारा ज्ञान जल चुका था। लेकिन भारत की आत्मा को मारना इतना आसान नहीं था। जब जुल्म बढ़ाता है तो प्रतिरोध भी पैदा होता है। दिल्ली की गद्दी पर अब एक ऐसा सुल्तान बैठा था जिसका लालच और क्रूरता सारी हदें पार कर चुकी थी। अलाउद्दीन खिलजी। उसने अपने ही सगे चाचा को धोखे से मारकर सत्ता छीनी थी। वह पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, लेकिन उसकी काली नजर टिकी थी मेवाड़ की शान चित्तौड़गढ़ पर। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ की रानी पद्मावती की सुंदरता की चर्चा सुनकर पागल हो उठा था। वह चित्तौड़ को सिर्फ जीतना नहीं चाहता था, वह मेवाड़ के सम्मान को अपने कदमों में झुकाना चाहता था। उसने एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़ के अभेद्य किले को घेर
लिया। महीनों तक घेराबंदी चली। किले के भीतर राशन खत्म होने लगा, लेकिन महारावल रत्न सिंह और उनके योद्धाओं ने हार नहीं मानी। जब छल से भी बात नहीं बनी तो खिलजी ने संधि का नाटक किया और महारावल रत्न सिंह को निहत्था पाकर बंदी बना लिया। यहाँ भारत की वही दरियादिली फिर भारी पड़ी, लेकिन मेवाड़ के दो वीर योद्धाओं गोरा और बादल ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने राजा को छुड़ा लिया। गोरा और बादल की वो शहादत आज भी मेवाड़ के बच्चे बच्चे की जुबान पर है, जिन्होंने कटे हुए सिर के साथ भी दुश्मनों का संहार किया था। जब यह साफ हो गया कि अब युद्ध जीतना नामुमकिन है, तो चित्तौड़ के भीतर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसे सुनकर पत्थर भी रो पड़े। राजपूत योद्धाओं ने तय किया कि वे केसरिया करेंगे, यानी सिर पर केसरिया साफा बांधकर मौत के मुंह में कूद पड़ेंगे। लेकिन उन हजारों महिलाओं का क्या होगा? क्या वे उन दरिंदों के हाथों अपनी अस्मत लुटने देंगी? नहीं। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 वीरांगनाओं ने तय किया कि वे दुश्मन की परछाई भी अपने शरीर पर नहीं पड़ने देंगे। किले के भीतर एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। जरा कल्पना कीजिए वो मंजर कैसा रहा होगा। हजारों माताएं अपनी गोदी में छोटे छोटे बच्चों को लिए दुल्हन के लिबास में तैयार होकर हंसते हंसते उस दहकती आग की ओर बढ़ रही थी। उनके पीछे उनके पति, भाई और बेटे खड़े थे, जो उन्हें आखिरी बार देख रहे थे। चीखें नहीं थी, सिर्फ एक सन्नाटा था और हर हर महादेव का उद्घोष। 16,000 स्त्रियां धधकती आग में समा गईं। जब खिलजी ने किले का दरवाजा तोड़ा तो उसे वहाँ कोई रानी नहीं मिली तो सिर्फ हजारों वीरांगनाओं की पवित्र राख। वह जीत कर भी बुरी तरह हार चुका था। खिलजी ने गुस्से में आकर चित्तौड़ की 30,000 आम जनता का कत्लेआम करने का हुक्म दिया। गलियां खून से भर गईं। वो बच्चे जो कल तक गलियों में खेलते थे, आज उनकी लाशें पड़ी थीं। ये भारत के इतिहास का वो दौर था जहाँ सड़कों पर लाशों की गंध और धुएं का गुब्बार था। लोगों के मन में डर बैठ गया था। मंदिर तोड़े जा रहे थे और जबरन धर्म परिवर्तन का दौर शुरू हो गया था। खिलजी ने बाजार पर ऐसा नियंत्रण किया कि अगर कोई दुकानदार कम तौलता तो सुल्तान उसके शरीर से उतना ही मांस कटवा लेता था। लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखते थे, क्योंकि हर जगह सुल्तान के जासूस फैले थे। भारत की वो आजाद सोच अब एक घुटन भरी गुलामी में बदल चुकी थी। लेकिन क्या भारत का शौर्य हमेशा के लिए खत्म हो गया? नहीं। जब दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक के संकी फैसलों से हाहाकार मचा था, तब दक्षिण की तुंगभद्रा नदी के किनारे दो भाइयों ने इतिहास रच दिया, हरिहर और बुक्का। इन दोनों भाइयों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया था, लेकिन अपने गुरु स्वामी विद्यारण्य के आशीर्वाद से वे वापस अपनी जड़ों की ओर लौटे और नींव रखी एक ऐसे साम्राज्य की जिसने अगले 300 सालों तक भारत की संस्कृति की रक्षा की। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर की राजधानी हम्पी दुनिया के सबसे खूबसूरत और अमीर शहरों में से एक थी। विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक लिखता है कि मैंने पूरी दुनिया घूमी है, लेकिन विजयनगर जैसा भव्य शहर न आंखों ने कभी देखा और न कानों ने सुना। कल्पना कीजिए भाई, वहाँ के बाजारों में अनाज की तरह बोरियों में भरकर हीरे, पन्ने और मोती बिकते थे। लोग इतने अमीर थे कि आम नागरिक भी सोने के गहने पहनते थे। यह वह भारत था जिसे वाकई सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस साम्राज्य के सबसे महान राजा हुए कृष्णदेव राय। वे जितने बड़े योद्धा थे उतने ही बड़े विद्वान भी। मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि कृष्णदेव राय पूरे भारत के सबसे शक्तिशाली राजा हैं। उन्होंने न केवल दक्षिण को बाहरी हमलावरों से बचाया, बल्कि कला, संगीत और साहित्य को भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हम्पी का विट्ठल मंदिर और उसके पत्थर के संगीत निकालने वाले खंभे आज भी दुनिया के इंजीनियरों के लिए एक पहेली है। विजयनगर सिर्फ एक राज्य नहीं था, यह एक उम्मीद थी। उत्तर भारत के जो विद्वान, कलाकार और पंडित अपने मंदिर और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, उन्हें विजयनगर ने शरण दी। यहाँ की हवाओं में फिर से वेदों की गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन यह खुशहाली पड़ोसी बहमनी सुल्तानों की आंखों में खटक रही थी। वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि कोई हिंदू साम्राज्य इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। इतिहास का सबसे दर्दनाक मोड़ तब आया जब 5 सुल्तानों ने मिलकर विजयनगर पर हमला किया। तालीकोटा के युद्ध में विश्वासघात हुआ और विजयनगर की हार हुई। इसके बाद जो हुआ वह सुनकर पत्थर भी रो पड़े। हमलावरों ने 6 महीने तक हम्पी को लूटा और जलाया। उन भव्य मूर्तियों के नाक कान काट दिए गए, मंदिरों के खंभे तोड़ दिए गए। आज भी जब आप हम्पी के खंडहरों को देखते हैं तो उन पत्थरों से उस विनाश की चीखें सुनाई देती हैं। वह शहर जो कभी दुनिया का स्वर्ग था, उसे एक श्मशान बना दिया गया। हजारों कलाकार रातों रात बेघर हो गए। वो गलियां जो कभी संगीत से गूंजती थीं, अब वहाँ सन्नाटा था। लेकिन विजयनगर ने अपना काम कर दिया था। उसने दक्षिण भारत की संस्कृति को मिटने से बचा लिया था। आज हम जो दक्षिण के भव्य मंदिर देखते हैं, वे विजयनगर के शूरवीरों के बलिदान
बलिदान की वजह से ही खड़े हैं। साल 1526 की एक ठंडी सुबह हरियाणा के पानीपत के मैदान में दो फौजें आमने सामने थीं। एक तरफ था दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिसके पास 1 लाख सैनिक और हजारों हाथी थे। दूसरी तरफ था काबुल से आया एक हमलावर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसके पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे। संख्या में इतने कम होने के बावजूद बाबर के पास एक ऐसी चीज थी जिसने भारत के वीरों को कभी संभलने का मौका ही नहीं दिया, तोपें और बारूद। भारत की धरती पर पहली बार तोपों के धमाकों ने हाथियों को डरा दिया और इब्राहिम लोदी की विशाल सेना खुद के ही हाथियों के पैरों तले कुचली गई। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया और दिल्ली पर मुगलों का झंडा फहराया गया। बाबर को लगा था कि दिल्ली जीतना ही काफी है, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली चुनौती अब भी बाकी है। मेवाड़ के शेर महाराणा सांगा राणा संग्राम सिंह ने मुगलों को भारत से खदेड़ने के लिए राजपूतों को एक साथ खड़ा किया। राणा सांगा वो योद्धा थे जिनके शरीर पर 80 घाव थे, एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी और एक पैर खराब था, फिर भी वे काल की तरह लड़ते थे। खानवा के मैदान में बाबर की सेना राजपूतों का जोश देखकर डर गई थी। बाबर ने अपनी सेना को जोड़ने के लिए इसे जिहाद का नाम दिया और शराब के प्याले तोड़कर कसम खाई। युद्ध में राजपूतों की जीत पक्की थी, लेकिन अंतिम समय में सलाहदी तंवर की गद्दारी और राणा सांगा को लगा एक तीर पासा पलट गया। जब राणा सांगा बेहोश होकर गिरे तो राजपूत सेना बिखर गई। यह सोचकर कलेजा फट जाता है कि अगर उस दिन वो गद्दारी न होती तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। बाबर की जीत के साथ ही भारत में एक विदेशी संस्कृति का दबदबा बढ़ने लगा। मुगलों ने किलों और बागीचों को नए तरीके से बनवाना शुरू किया। आम जनता के लिए ये फिर से एक नया शासक था, नई भाषा और नए कानून थे। लेकिन इस बदलाव के बीच भारतीय किसान और व्यापारी सबसे ज्यादा पिस रहे थे। भारी टैक्स और युद्धों की वजह से खेती बर्बाद हो रही थी। जो लोग कल तक अपने राजाओं के लिए जान देते थे, अब वे एक अजनबी सल्तनत के नीचे जीने को मजबूर थे। बाबर भारत की गर्मी और यहाँ की मिट्टी को कभी अपना नहीं पाया। 4 साल के भीतर ही उसकी मौत हो गई और गद्दी पर बैठा उसका बेटा हुमायूं को विरासत में कांटों का ताज मिला था। मुगल बादशाह हुमायूं अपनी बदकिस्मती से जूझ रहा था। तभी बिहार की गलियों से एक अफगान शेर निकला, शेर शाह सूरी। शेर शाह सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक विजनरी था। उसने हुमायूं को भारत से भागने पर मजबूर कर दिया और दिल्ली की गद्दी संभाली। शेर शाह ने वो काम किया जो आज भी हम देखते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड। उसने बंगाल से काबुल तक लंबी सड़क बनवाई, जिसके किनारे हजारों सराय और कुएं बनवाए। उसने हुक्म दिया था कि अगर किसी सराय में एक बूढ़ी औरत सोने की टोकरी लेकर भी सोए तो किसी चोर की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि उसे हाथ लगाए। उसने रुपया नाम का सिक्का चलाया जो आज भी हमारी पहचान है। लेकिन अफसोस, एक बारूद के धमाके में इस महान शासक की मौत हो गई और मुगल फिर से वापस लौट आए। हुमायूं का बेटा अकबर अब जवान हो चुका था। वह पूरे भारत को अपने नीचे लाना चाहता था। उसकी राह में सबसे बड़ा पत्थर था मेवाड़। अकबर ने चित्तौड़ को घेर लिया। यहाँ इतिहास का वो रहस्यमयी और दर्दनाक हिस्सा आता है जिसे कम ही लोग जानते हैं। जब मुगल सेना ने किले पर कब्जा किया तो अकबर ने गुस्से में आकर 30,000 निहत्थे स्थानीय लोगों और किसानों के कत्लेआम का हुक्म दे दिया। चित्तौड़ की वो गलियां जहाँ कभी त्योहार मनाए जाते थे, वहाँ इंसानी खून की नदियाँ बह रही थी। यह वो घाव था जिसे मेवाड़ कभी नहीं भूल पाया। इसी तबाही और अपमान की राख से पैदा हुआ एक ऐसा नाम जो आज भी हर भारतीय के दिल की धड़कन है, महाराणा प्रताप। जब भारत के बाकी राजा मुगलों की गुलामी कबूल कर महलों में ऐश कर रहे थे, तब एक राजा ने राजसी सुख त्याग कर अरावली के जंगलों को अपना घर बनाया। कल्पना कीजिए वो मंजर कितना भावुक होगा जब एक छोटी सी राजकुमारी भूख से तड़प रही थी और जब महाराणा ने उसे घास की रोटी दी तो एक जंगली बिल्ली उसे भी छीन कर ले गई। अपनी संतान की भूख और आंखों में आंसू देखकर वो वीर योद्धा एक पल के लिए टूट गया था। लेकिन जब उसने उन 30,000 निर्दोषों का लहू याद किया तो उसका संकल्प और मजबूत हो गया। उसने कसम खाई, जब तक चित्तौड़ आजाद नहीं होगा मैं सोने चांदी की थाली में नहीं खाऊंगा और न ही कोमल बिस्तर पर सोऊंगा। प्रताप अकेले नहीं थे। जंगल के रहने वाले स्थानीय भील आदिवासियों ने उन्हें अपना बेटा माना। उन्होंने अपनी छिपने की तकनीक महाराणा को सिखाई। भीलों ने मुगलों की विशाल सेना की नाक में दम कर दिया। वह एक ऐसा युद्ध था जहाँ महलों का राजा और जंगल का आदिवासी कंधे से कंधा मिलाकर अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने को तैयार थे। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में जब महाराणा अपने नीले घोड़े चेतक पर सवार होकर निकले तो मुगलों की सेना थर्रा उठी। वह युद्ध सिर्फ जमीन का नहीं, अस्तित्व का था। चेतक ने अपने स्वामी की जान बचाने के लिए वो छलांग लगाई जो आज भी एक रहस्य है। एक पैर कटा होने के बावजूद 25 फीट का नाला पार कर गया। चेतक की मौत ने प्रताप को झकझोर दिया। वह अपने घोड़े के पास बैठकर बच्चों की तरह रोए थे। प्रताप ने हार नहीं मानी, वे लड़ते रहे। अकबर अपनी तमाम दौलत और फौज के बाद भी प्रताप के सर को कभी अपने सामने झुका नहीं पाया। लेकिन मुगलों का शिकंजा अब पूरे भारत पर कसता जा रहा था।
अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां का दौर आने वाला था। एक तरफ ताजमहल जैसी भव्य इमारतें बन रही थीं, तो दूसरी तरफ दक्षिण के जंगलों में एक और शिवा जन्म लेने वाला था, जो मुगलों के इस घमंड को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देगा। मुगल सल्तनत अब अपने सबसे अमीर दौर में थी। जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां गद्दी पर बैठा। शाहजहां को इमारतों का जुनून था। उसे सफेद संगमरमर और लाल पत्थरों से मोहब्बत थी, लेकिन इस खूबसूरती की कीमत भारत की गरीब जनता ने अपने खून और लगान से चुकाई थी। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया और नींव रखी लाल किले की। इसे किला मुबारक कहा जाता था। यमुना नदी के किनारे स्थित इस किले को बनाने में 10 साल लगे। इसकी दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं, लेकिन इसके भीतर का दीवान एक खास, कभी चांदी की छत और सोने की नक्काशी से सजा था। यही रखा था दुनिया का सबसे कीमती सिंहासन, मयूर सिंहासन, जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा था। आगरा में अपनी बेगम मुमताज की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। 22 साल तक 20,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया। मकराना का सफेद संगमरमर, श्रीलंका के नीलम और बगदाद के अकीक पत्थरों से इसे सजाया गया। लोग कहते हैं प्रेम की निशानी है, लेकिन इसके पीछे उन हजारों मजदूरों का दर्द भी है जिनकी पीढ़ियां इस एक इमारत को बनाने में खप गईं। उस दौर में जब देश के कई हिस्सों में अकाल पड़ रहा था और लोग भूख से मर रहे थे, तब सरकारी खजाने का करोड़ों रुपया संगमरमर पर पानी की तरह बहाया जा रहा था। यह एक ऐसा विरोधाभास था जिसे इतिहास आज भी महसूस करता है। दिल्ली की जामा मस्जिद भी शाहजहां की देन है, जो उस समय की भारत की सबसे बड़ी मस्जिद थी। शाहजहां ने पुरानी दिल्ली को बसाया, जिसे शाहजहानाबाद कहा जाता था। शाहजहां के महल जितनी चमक रहे थे, भारत का किसान उतना ही अंधेरे में जा रहा था। खेती पर लगान इतना बढ़ा दिया गया था कि किसान के पास अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दाना नहीं बचता था। स्थानीय लोग बताते थे कि मुगलों के सिपाही जबरन घरों से अनाज उठा ले जाते थे ताकि सुल्तान की इमारतों का काम न रुके। महलों में नाच गाने और इत्र की खुशबू थी, तो बस्तियों में भूख की सड़न। इतिहास का सबसे बड़ा इंसाफ देखिए, जिस शाहजहां ने दुनिया को ताजमहल दिया, उसे उसके अपने बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया। सत्ता की हवस ऐसी थी कि औरंगजेब ने अपने ही भाइयों दारा शिकोह, शुजा और मुराद का खून बहाया। 1658 ईस्वी में औरंगजेब की गद्दी संभालते ही भारत का चेहरा बदलने लगा। संगीत पर पाबंदी लग गई, कलाओं का गला घोटा गया और मंदिरों को तोड़ने का आदेश जारी हुआ। लेकिन इसी क्रूरता के बीच महाराष्ट्र की पहाड़ियों से एक ऐसी गर्जना होने वाली थी जो मुगलों के इस विशाल साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा देगी। जब उत्तर भारत में मुगलों का शिकंजा कस रहा था और दक्षिण में बीजापुर के सुल्तान आम जनता पर जुल्म कर रहे थे, तब महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियों में एक बालक जन्म ले रहा था, जिसकी आंखों में आजादी का सपना था। माता जिजाऊ के संस्कारों और गुरु कौंडेव की शिक्षा ने शिवाजी को एक योद्धा ही नहीं, एक रक्षक बनाया। 1646 ईस्वी में मात्र 16 साल की उम्र में, जब आज के बच्चे खेलकूद में व्यस्त होते हैं, शिवाजी ने तोरणा किला जीतकर मुगलों और सुल्तानों की नींद उड़ा दी थी। उन्होंने किसी बड़े राजा की मदद नहीं ली, बल्कि उन्होंने साथ लिया उन मावलों का, वो आम किसान, चरवाहे और स्थानीय लोग जिन्हें समाज ने भुला दिया था। शिवाजी ने उन्हें सिखाया कि अपनी मिट्टी के लिए मरना क्या होता है। बीजापुर के सुल्तान ने अपने सबसे खूंखार और विशालकाय सेनापति अफजल खान को भेजा। उसने कसम खाई थी कि मैं उस पहाड़ी चूहे शिवाजी को जिंदा पकड़ कर लाऊंगा या धूल में मिला दूंगा। उसने रास्ते में कई मंदिरों को तोड़ा और मासूमों को सताया ताकि शिवाजी गुस्से में बाहर निकले। प्रतापगढ़ के नीचे दोनों की मुलाकात हुई। अफजल खान ने गले लगाने के बहाने शिवाजी को अपनी फौलादी बाहों में जकड़ लिया और खंजर निकाल लिया, लेकिन शिवाजी तैयार थे। उन्होंने अपने बाघ नख से अफजल खान का पेट फाड़ दिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह उस जुल्म के अंत की शुरुआत थी। औरंगजेब ने छल से शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया और उन्हें नजर बंद कर दिया। औरंगजेब को लगा कि उसने शेर को पिंजरे में डाल दिया है, लेकिन शिवाजी महाराज उससे कहीं ज्यादा चालाक थे। अपनी बीमारी का नाटक कर वे मिठाई की टोकरियों में छिपकर औरंगजेब की नाक के नीचे से निकल गए। जब औरंगजेब को पता चला तो वह अपना सिर पीट कर रह गया। यह मुगलों के अहंकार पर सबसे बड़ी चोट थी। 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले पर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। वे केवल एक राजा नहीं बने, वे छत्रपति बने। उन्होंने अपनी नौसेना बनाई, जिसे भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। उन्होंने मुगलों की फारसी भाषा के बजाय संस्कृत और स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया। उनके राज्य में महिलाओं का सम्मान इतना था कि युद्ध में पकड़ी गई दुश्मन की बहू को भी वे ससम्मान वापस भेज देते थे। शिवाजी महाराज के राज्य में किसान खुश थे। उन्होंने हुक्म दिया था कि सेना का कोई भी जवान किसी किसान के खेत से एक साग का पत्ता भी बिना पूछे नहीं तोड़ेगा। स्थानीय लोगों के लिए वे एक राजा नहीं, साक्षात ईश्वर का रूप थे, जिन्होंने सदियों की गुलामी के बाद उन्हें सिर उठाकर जीना सिखाया। 1680 ईस्वी में जब शिवाजी महाराज ने इस दुनिया से विदा ली, तो पूरा महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा भारत रो पड़ा था। लेकिन उन्होंने
उन्होंने एक ऐसी आग लगा दी थी जिसे औरंगजेब अपनी पूरी ताकत लगाकर भी नहीं बुझा पाया। शिवाजी महाराज के जाने के बाद औरंगजेब को लगा कि अब मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। वह अपनी 5 लाख की विशाल सेना लेकर दक्षिण की ओर बढ़ा। उसे लगा था कि वह कुछ ही महीनों में पूरे दक्षिण को जीत लेगा, लेकिन उसके सामने चट्टान बनकर खड़े थे शिवाजी के बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने 9 साल के शासनकाल में 120 से ज्यादा युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा। उन्होंने मुगलों को, पुर्तगालियों को और अंग्रेजों को एक साथ धूल चटाई। औरंगजेब पागल हो उठा था। उसने कसम खाई थी कि जब तक वह संभाजी को नहीं हरा देगा तब तक अपना ताज सिर पर नहीं रखेगा। लेकिन रणभूमि में संभाजी को हराना मुमकिन नहीं था। भारत का इतिहास गवाह है कि हम कभी सामने से नहीं बल्कि हमेशा अपनों की गद्दारी से हारे हैं। संभाजी महाराज के अपने ही साले गणोजी शिर्के ने लालच में आकर मुगलों को उनके गुप्त ठिकाने का रास्ता बता दिया। संगमेश्वर में संभाजी महाराज को धोखे से बंदी बना लिया गया। उन्हें लोहे की भारी जंजीरों में जकड़कर औरंगजेब के सामने लाया गया। औरंगजेब ने संभाजी के सामने 3 शर्तें रखी। अपना सारा खजाना दे दो, सारे किले मुगलों को सौंप दो और अपना धर्म बदल लो। संभाजी महाराज ने गर्जना करते हुए कहा, अगर तुम मुझे अपनी बेटी भी दे दो और पूरा साम्राज्य भी, तब भी मैं अपना धर्म और स्वाभिमान नहीं छोड़ दूंगा। इसके बाद औरंगजेब ने जो किया वह क्रूरता की सारी हदें पार कर गया। सबसे पहले उनकी जीभ काट दी गई ताकि वे बोल न सके। उनकी आंखें निकाल ली गईं ताकि वे देख न सके। उनके हाथ पैर एक एक करके काट दिए गए। 40 दिनों तक रोज उनके शरीर की खाल खींची जाती थी और नमक छिड़का जाता था, लेकिन उस शेर ने एक बार भी उफ तक नहीं की। हर घाव पर उनके मन में सिर्फ अपनी मिट्टी का प्यार था। 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई और उनके शरीर के टुकड़ों को तुलापुर की नदी में फेंक दिया गया। औरंगजेब को लगा कि मराठा डर जाएंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। स्थानीय लोगों ने चुपके से उनके शरीर के अंगों को इकट्ठा किया और उन्हें सिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। संभाजी महाराज के उस बलिदान ने पूरे महाराष्ट्र में ऐसी आग लगा दी कि हर घर से एक योद्धा निकला। जो लोग कल तक सिर्फ खेती करते थे वे अब हाथ में तलवार लेकर मुगलों पर टूट पड़े। औरंगजेब अगले 27 सालों तक दक्षिण के जंगलों में भटकता रहा, अपनी दौलत और सेना गंवा दी और अंत में उसी मिट्टी में उसकी कब्र खोदी। वह जीत कर भी एक मरे हुए राजा से हार गया। आज भी महाराष्ट्र के गांवों में जब लोग संभाजी महाराज का नाम लेते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। उन्होंने सिखाया कि शरीर तो नश्वर है लेकिन स्वराज्य और धर्म अमर है। उनके बलिदान ने सिद्ध किया कि एक सच्चा नायक वो है जो झुकने के बजाय मिटना पसंद करे। मुगल साम्राज्य अब खोखला हो चुका था। औरंगजेब की मौत के बाद दिल्ली की गद्दी कमजोर पड़ गई, लेकिन इसी समय पश्चिम से एक और लुटेरा आ रहा था, नादिर शाह। 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ ही मुगलों की शक्ति का किला ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। औरंगजेब के बाद दिल्ली की गद्दी पर ऐसे राजा बैठे जो सिर्फ शराब और शबाब के शौकीन थे। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर दिल्ली को 2 बार लूटा गया, पहले नादिर शाह और फिर अहमद शाह अब्दाली ने। जब ईरान का लुटेरा नादिर शाह दिल्ली आया तो उसने कत्लेआम का हुक्म दिया। कहा जाता है कि दिल्ली की गलियों में लाशों के ढेर लग गए थे और नालियों में पानी की जगह इंसानी खून बह रहा था। वह भारत से कोहिनूर, हीरा और शाहजहां का बेशकीमती मयूर सिंहासन लूट कर ले गया। दिल्ली अब कंगाल हो चुकी थी। इसी उथल पुथल के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी नाम के कुछ अंग्रेज व्यापारी भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे थे। शुरुआत में ये हाथ जोड़कर राजाओं के सामने व्यापार की भीख मांगते थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि भारतीय राजा आपस में ही लड़कर मर रहे हैं तो इन्होंने बांटो और राज करो की गंदी चाल चली। 1757 में इतिहास का वो काला दिन जिसने भारत की आजादी पर ताला लगा दिया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके अपने सेनापति मीर जाफर ने गद्दारी की। मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिल गया और युद्ध के मैदान में नवाब की आधी सेना लड़ने ही नहीं उतरी। नवाब को पकड़ा गया और मार दिया गया। बंगाल, जो उस समय भारत का सबसे अमीर प्रांत था, अब अंग्रेजों की मुट्ठी में था। अंग्रेजों ने बंगाल के खजाने को इस कदर लूटा कि वहाँ अकाल पड़ गया। लोग सड़कों पर घास खाने को मजबूर हो गए, जबकि अंग्रेज भारत का अनाज और सोना जहाजों में भर भर कर लंदन भेज रहे थे। कल्पना कीजिए उन बुनकरों की जो मलमल के बेहतरीन कपड़े बनाते थे। अंग्रेजों ने उनके अंगूठे कटवा दिए ताकि वे भारतीय कपड़ा न बना सकें और लोग इंग्लैंड से आने वाला कपड़ा खरीदने को मजबूर हों। हमारे किसान जो कभी शान से रहते थे, अब उन्हें अपनी ही जमीन पर मजदूरी करनी पड़ रही थी और नील उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिससे जमीन बंजर हो जाती थी। अंग्रेजों ने भारत के राजाओं के बीच ऐसे जासूस छोड़े जो भाई को भाई से लड़वाते थे। वे राजाओं को सुरक्षा का लालच देकर उनसे भारी टैक्स वसूलते और धीरे धीरे उनके पूरे राज्य पर कब्जा कर लेते। भारत, जो ज्ञान और धन का केंद्र था, अब धीरे धीरे एक जेल में तब्दील हो रहा था। अंग्रेजों ने हमारे राजाओं को ठगा, हमारे किसानों को भूखा मारा और हमारे व्यापारियों को बर्बाद किया। लेकिन जब उन्होंने हमारे धर्म और हमारे मान सम्मान पर हाथ डाला तो वह आग भड़की जिसे बुझाना उनके बस में नहीं था।
बैरकपुर की छावनी में एक ब्राह्मण सिपाही मंगल पांडे ने आवाज उठाई। अंग्रेजों ने नई एनफील्ड राइफल दी थी जिसके कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था और फैली कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है। यह सिर्फ धर्म की बात नहीं थी, यह अंग्रेजों द्वारा जानबूझकर भारतीयों को नीचा दिखाने की कोशिश थी। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी, उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी मौत ने पूरे देश में विद्रोह की लहर दौड़ा दी। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने अपने अफसरों को मार गिराया और जेलें तोड़कर अपने भाइयों को आजाद कराया। वे रात भर घोड़ों पर दौड़ते हुए दिल्ली पहुंचे और बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को फिर से भारत का सम्राट घोषित कर दिया। अंग्रेज थर थर कांपने लगे थे, क्योंकि पहली बार हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर उनके खिलाफ खड़े थे। इस क्रांति की सबसे चमकती तलवार थी रानी लक्ष्मीबाई। अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उनकी झांसी हड़पनी चाहिए। महलों में पली बढ़ी उस महिला ने अपने पीठ पर अपने दत्तक पुत्र को बांधा, घोड़े की लगाम मुंह में दबाई और दोनों हाथों में तलवार लेकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। झांसी के किले की दीवारों से लेकर ग्वालियर के मैदानों तक लक्ष्मीबाई एक साक्षात काली की तरह लड़ी। जब वे शहीद हुई तो उनके दुश्मन जनरल रोज ने भी कहा था, विद्रोहियों में अगर कोई अकेला मर्द था तो वह यह औरत थी। इसके बाद कानपुर में नाना साहिब और उनके वफादार सेनापति तात्या टोपे ने अंग्रेजों को धूल चटाई। तात्या टोपे वो योद्धा थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजों को हजारों कोस दौड़ना पड़ा, लेकिन वे कभी उनके हाथ नहीं आए, सिवाय उस दिन के जब एक अपने ही साथी ने उनके साथ गद्दारी की। यह क्रांति सिर्फ सिपाहियों की नहीं थी। गांवों के किसानों ने हाथ में कुल्हाड़ी और डंडे लेकर अंग्रेजों की चौकियों पर हमला किया। अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबाया और उन्होंने ऐसी क्रूरता दिखाई जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। दिल्ली से लेकर कानपुर तक हजारों बेगुनाहों को सरेआम फांसी दी गई। लोगों को तोपों के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया। गांवों के गांवों को आग लगा दी गई ताकि फिर कोई सिर उठाने की हिम्मत न करे। हम जीत के करीब थे, लेकिन फिर वही पुरानी बीमारी, एकता की कमी। कुछ रियासतें अंग्रेजों की मदद कर रही थीं। हमारे पास जज्बा था, पर उनके जैसी आधुनिक बंदूकें और संचार के साधन नहीं थे। क्रांति तो दब गई, लेकिन भारत की आत्मा जाग चुकी थी। 1857 के बाद अंग्रेजों का राज बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई और सीधे ब्रिटेन की महारानी का राज शुरू हुआ। अब अंग्रेजों ने हथियारों के बजाय कानून और शिक्षा को गुलामी का हथियार बनाया। लेकिन इसी बीच एक ऐसा बालक दक्षिण अफ्रीका से लौट रहा था जिसकी लाठी और सत्य के प्रयोग अंग्रेजों की बंदूकों पर भारी पड़ने वाले थे। 1857 की आग को अंग्रेजों ने दबा तो दिया था, लेकिन राख के नीचे अंगारे दहक रहे थे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से एक दुबला पतला इंसान भारत लौटा, जिसके हाथ में कोई तलवार नहीं थी, बस एक लाठी और सत्य का संकल्प था, महात्मा गांधी। गांधी जी ने बिहार के चंपारण के गरीब किसानों के आंसुओं को देखा, जिन्हें नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। उन्होंने बिना हथियार उठाए अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे पूरा भारत उनके पीछे खड़ा हो गया। लोग अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ने लगे, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी और भारत की मिट्टी से बना खादी आजादी की वर्दी बन गया। इतिहास का सबसे काला दिन 13 अप्रैल 1919 था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन हजारों लोग शांति से सभा कर रहे थे। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के इकलौते दरवाजे को बंद करवाया और निहत्थे मासूमों पर गोलियां चलवा दी। लोग जान बचाने के लिए वहां बने कुएं में कूदने लगे। लाशों से कुआं भर गया, लेकिन डायर की बंदूकें नहीं रुकी। उस दिन उस बाग की मिट्टी लाल हो गई थी। उस मिट्टी को देखकर एक 12 साल के बच्चे ने कसम खाई कि वह इस जुल्म का बदला लेगा। उस बच्चे का नाम था ऊधम सिंह। एक तरफ गांधी जी का अहिंसा मार्ग था, तो दूसरी तरफ उन युवाओं का जोश था जो कहते थे कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। जब लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गईं और उनकी मौत हुई, तो भगत सिंह और उनके साथियों ने इसका बदला सैंडर्स को मार कर लिया। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि सोए हुए भारत को जगाने के लिए। उन्होंने भागने के बजाय गिरफ्तारी दी और 23 मार्च 1931 की वो रात, जब पूरा भारत सिसक रहा था, तब 23 से 24 साल के ये नौजवान मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उनकी शहादत ने देश के बच्चे बच्चे को क्रांतिकारी बना दिया। उस समय आम आदमी का जीवन कैसा था? नमक जैसी जरूरी चीज पर भी अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था। तब गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली। सड़कों पर हजारों लोग उनके साथ पैदल चल रहे थे। महिलाएं जो घरों से बाहर नहीं निकलती थीं, वे शराब की दुकानों के सामने धरना देने लगी। भारत अब डरना भूल चुका था। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने घेर लिया, तो उन्होंने अपनी आखिरी गोली खुद को मार ली। उन्होंने कहा था, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। जीते जी कोई भी अंग्रेज सिपाही उन्हें हाथ नहीं लगा पाया। अंग्रेज हैरान थे कि जिस देश को उन्होंने हथियारों के दम पर जीता था, वहाँ अब लोग सीना तान कर उनकी गोलियों के सामने खड़े हो जाते।
जाते थे। भारत की जेलें भर चुकी थीं, लेकिन आजादी की भूख बढ़ती जा रही थी। अब आजादी की लड़ाई अपने अंतिम दौर में थी। एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध की आग पूरी दुनिया में फैली थी, तो दूसरी तरफ तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना खड़ी कर ली थी। भारत की सड़कों पर एक ही नारा गूंज रहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा नायक उभरा जिसने समंदर पार जाकर भारत की पहली आजाद सेना खड़ी की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी का मानना था कि आजादी भीख में नहीं, छीन कर मिलती है। वे भेष बदलकर भारत से निकले और जर्मनी जापान पहुंच गए। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। पहली बार भारत की बेटियों ने भी कंधे पर बंदूक उठाई और रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का हिस्सा बनी। आजाद हिंद फौज ने जब मणिपुर के रास्ते भारत की जमीन पर कदम रखा और तिरंगा फहराया तो अंग्रेजों के पैरों तले जमीन खिसक गई। भले ही नेताजी एक विमान हादसे में लापता हो गए, लेकिन उनके जय हिंद के नारे ने भारतीय सेना के दिलों में विद्रोह का बीज बो दिया। अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब वे भारत पर राज नहीं कर सकते, क्योंकि जिन भारतीय सिपाहियों के दम पर वे टिके थे, अब उन सिपाहियों ने ही बगावत कर दी थी। मुंबई में नौसेना के जहाजों पर तिरंगा फहराया गया। अंग्रेज जान गए कि अब बोरिया बिस्तर समेटने का वक्त आ गया है। जहां एक तरफ आजादी की तैयारी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ बंटवारे की काली लकीर खींची जा रही थी। एक अंग्रेज अफसर सिरिल रेडक्लिफ, जिसे भारत के भूगोल का पता तक नहीं था, उसने नक्शे पर एक लकीर खींचकर हजारों साल पुराने रिश्तों को दो टुकड़ों में बांट दिया। 14 से 15 अगस्त 1947 की वो रात, लोग सोए तो एक देश में थे, लेकिन जागे तो दूसरे देश में। लाखों लोग अपने ही घरों में परदेसी हो गए। वह मंजर रूह कंपा देने वाला था। स्टेशनों पर खड़ी लाशों से भरी ट्रेनें, अपनों से बिछड़ते बच्चे और सड़कों पर बहता खून। हजारों महिलाओं ने कुओं में कूदकर अपनी जान दे दी ताकि उनकी अस्मत बची रहे। वह आजादी हमारे पूर्वजों के खून और आंसुओं से सनी हुई थी। रात के 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, भारत आजादी की नई सुबह में जाग रहा था। पंडित नेहरू ने लाल किले से तिरंगा फहराया। लोगों की आंखों में दो तरह के आंसू थे, एक आजादी की खुशी के और दूसरे अपना घर बार खोने के गम के। उस समय के बुजुर्ग बताते हैं कि कैसे रातों रात सगे दोस्त दुश्मन बन गए और कैसे कुछ फरिश्तों ने अपनी जान पर खेलकर अपने पड़ोसियों को बचाया। आजादी के उस जश्न में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। वे बंगाल के गांवों में दंगों की आग बुझा रहे थे। अंग्रेज भारत को कंगाल छोड़कर गए थे, लेकिन हमारे पास एक मजबूत जज्बा था। हमने अपना संविधान बनाया। सरदार पटेल ने बिखरती हुई रियासतों को एक धागे में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण किया। अंग्रेज जब भारत छोड़कर गए तो वे हमें एक ऐसा देश देकर गए थे जहाँ सुई तक नहीं बनती थी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भारत टूटकर बिखर जाएगा, लेकिन उन्हें हमारे लौह पुरुष की ताकत का अंदाजा नहीं था। आजादी के वक्त भारत 562 छोटी बड़ी रियासतों में बंटा था। अंग्रेजों ने चाल चली थी कि जो राजा चाहे वो आजाद रह सकता है। जूनागढ़ से लेकर हैदराबाद तक बगावत के सुर थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी फौलादी इच्छा शक्ति से उन सबको एक किया। अगर आज आप बिना पासपोर्ट के दिल्ली से हैदराबाद या कन्याकुमारी तक जा सकते हैं, तो यह उस महापुरुष की देन है। उन्होंने अखंड भारत की नींव रखी। भारत अभी संभल ही रहा था कि हमें युद्धों में धकेल दिया गया। हमारे पास हथियार कम थे, कपड़े पतले थे, लेकिन रेजांगला जैसी जगहों पर हमारे जवानों ने आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़कर दुनिया को बता दिया कि भारतीय सैनिक की हिम्मत क्या होती है। यह इतिहास का वो पल था जब भारत ने नक्शा बदल दिया। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने हमारे सामने घुटने टेक दिए। यह दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य समर्पण था। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले ने भारत को दक्षिण एशिया की महाशक्ति बना दिया। एक दौर ऐसा भी आया जब देश में अनाज की कमी थी। तब सादगी के प्रतीक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने खुद एक वक्त का उपवास रखा और देश से भी यही अपील की। उन्होंने किसान और जवान को एक साथ खड़ा किया। आज हमारा किसान दुनिया का पेट भर रहा है और हमारा जवान दुनिया की सबसे ऊंची बर्फीली चोटियों सियाचिन पर हमारा तिरंगा बचा रहा है। क्या आपको पता है, जब भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था तो उसके हिस्से साइकिल पर लाद कर ले जाए गए थे। दुनिया हम पर हंसती थी, लेकिन उसी भारत ने परमाणु परीक्षण 1974 और 1998 में पोखरण की रेत में धमाका करके दुनिया को बताया कि हम अब किसी के दबाव में नहीं आएंगे। आज भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराया। जहां अमेरिका और रूस जैसे अमीर देश फेल हो गए, वहां हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी कम लागत वाली तकनीक से करिश्मा कर दिखाया। आज का भारत बदल रहा है। जहां कभी साक्षरता कम थी, आज वहां का युवा डिजिटल क्रांति ला रहा है। आज गांव के छोटे छोटे लड़के यूट्यूब और इंटरनेट के दम पर दुनिया तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। यह वही आजादी है जिसका सपना भगत सिंह और आजाद ने देखा था। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी
अर्थव्यवस्था है। हम मंदिर भी बना रहे हैं और आधुनिक अस्पताल भी। हम अपनी प्राचीन संस्कृति योग और आयुर्वेद को भी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं और AI व स्पेस टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे प्यारे भारत का हजारों साल का वो सफर जिसे हमने पत्थरों के औजारों से शुरू किया और आज चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचा दिया है। इस मिट्टी ने हजारों जख्म सहे, हजारों बार इसे लूटा गया, जलाया गया, लेकिन ये भारत की आत्मा ही है जो हर बार राख से उठ खड़ी हुई। हमने चाणक्य की नीति देखी, महाराणा का स्वाभिमान देखा, शिवाजी का स्वराज देखा और भगत सिंह का वो अमर बलिदान भी। इतिहास हमें ये नहीं सिखाता कि हम कितनी बार हारे, इतिहास हमें ये याद दिलाता है कि हम कितनी बार फिर से लड़ने के लिए खड़े हुए। आज जब आप आजाद हवा में सांस ले रहे हैं तो याद रखिएगा कि इसके पीछे उन करोड़ों गुमनाम नायक नायिकाओं का खून और पसीना है, जिनका नाम शायद पन्नों में दब गया, लेकिन उनका एहसान इस मिट्टी पर हमेशा रहेगा। उम्मीद है भारत के संपूर्ण इतिहास की ये सीरीज आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको हमारे पूर्वजों के इस संघर्ष पर गर्व महसूस हुआ है तो इस वीडियो को